वेलकम। ये 6 तारीख के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देखिए, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, 6 तारीख का करंट अफेयर्स है और पहला ही क्वेश्चन है कि छठी सामूहिक विलुप्ति शब्द निम्न में से किस संदर्भ में अक्सर चर्चा में उल्लेख किया जाता है। ध्यान देंगे मेरी बात यहाँ पर कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए न्यूज़ में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने इम्तहान में। और बात करेंगे यहाँ पर क्या है ये, तो अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने ये बार बार कहा है कि छठवीं विलुप्ति कगार पर है। अब ये जो विलुप्ति है उसको समझते हैं। पिछले 450 मिलियन वर्ष, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 450 मिलियन वर्ष में 450 मिलियन वर्ष में पिछले 5 बार प्रजातियों की विलुप्ति हुई है, जीव जंतुओं की विलुप्ति हुई है। तो उसके कई रीज़न रहा करते थे। बोला जाता था कि इसके पहले जो विलुप्तियां होती थीं, यानी इसके पहले जो 5 बार विलुप्ति हुई है पृथ्वी से प्रजातियों की, जीव जंतुओं की, वो प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। उन प्राकृतिक कारणों में उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना या ज्वालामुखी का फटना वगैरह वगैरह उसमें शामिल था। लेकिन बोला जा रहा है कि जो छठवीं विलुप्ति के कगार पर इस समय पर्यावरण खड़ा हुआ और प्रकृति द्वारा ये जो वर्तमान में जो छठवीं विलुप्ति देखने को मिलेगी, वो वो प्रकृति के कारकों के द्वारा नहीं है, बल्कि मनुष्य के कारकों द्वारा हो रहा है। बोला कि अभी तक 5 बार विलुप्ति हो चुकी है पृथ्वी पर से जीवों की, सारे जीव जंतु खत्म हो चुके हैं 5 बार। सबसे जो लास्ट बार विलुप्ति हुई थी, वो 5वीं बार, वो 65 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। और उस समय क्या हुआ था कि एक क्षुद्र ग्रह युकाटान प्रायद्वीप पर आकर के टकराया था, और उसके टकराने के बाद जो उस समय की प्रमुख प्रजाति थी डायनासोर, उसका खात्मा हो गया था, वो खत्म हो गई थी। क्लियर है? तो ये 5 विलुप्ति प्रकृति के कारकों से हुई हैं। लेकिन ये बार बोलता है कि छठवीं विलुप्ति जो हो रही है, ये छठवीं विलुप्ति के कगार पर दुनिया खड़ी है, और वो इसलिए क्योंकि मनुष्य द्वारा अति सक्रियता दिखाई जा रही है। मानव प्रजाति अति सक्रिय है, पेड़ों का काटना, पौधों का काटना, जीवों को खाना या इस तरीके के एक्टिविटीज़ करना। तो बोला ये जा रहा है कि कहीं कहीं पर नेचुरल जो क्षय होता है जीवों का, या जो जैव विविधता का क्षय होता है, उससे 100 गुना से लेकर के कहीं कहीं पर 1000 गुना तेजी से मानव क्रियाकलापों के कारण क्षय हो रहा है। तमाम छोटी छोटी प्रजातियां मर जा रही हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर ऐसा पर्यावरण बनने की संभावना बन रही है कि पूरी संपूर्ण प्रजाति विलुप्त हो जाए। समझ रहे हैं बात? क्लियर हो गया? तो 5वीं वर्ष छठी, प्रथम 5 वर्ष से छठवां। तो पहले 5 विलुप्तियां प्राकृतिक कारकों से, छठवीं जो विलुप्ति होने के कगार पर है, ऐसा मान रहे हैं। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसा हो सकता है कि संपूर्ण प्रजातियों का नाश हो जाए। लेकिन वो उसके पीछे कारक कौन होगा? मानव।
तो यहाँ अगर आप समझें तो छठी सामूहिक विलुप्ति क्या है, तो देखिए आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन समझ आ जाएगा कि पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी दोनों ऑप्शन सही नहीं है। तो क्लियर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ पाएंगे रहे होंगे कि आज थोड़ा सा लेट क्यों हुआ है ना। ध्यान दीजिएगा, पेंगोंग त्सो का मतलब होता है झील, तिब्बती भाषा में त्सो का मतलब होता है झील। तो पेंगोंग झील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ों को फटाफट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा ये जो आपका पेंगोंग झील है ये लगभग 145 किलोमीटर 135 किलोमीटर है ना, टोटल 135 किलोमीटर है टोटल। ठीक, बोलता है कि जहाँ सबसे चौड़ा है ये झील, उसकी लंबाई जो सबसे चौड़ी जहाँ पर चौड़ाई है वो लगभग 5 किलोमीटर की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। बात समझेंगे यहाँ पर पूरा फटाफट कि ये पश्चिम साइड है, ये पूर्व साइड है। पश्चिम से पूर्व की ओर आते समय पर्वतों का उभार है ऐसे ऐसे। ठीक है, और आपको बताएं कि ये झील लगभग 4.5 किलोमीटर ऊपर है, मतलब ऊंचाई पर है। ये लद्दाख और हिमालय में जो पर्वत है वहाँ ऊंचाई पर है, मतलब 4350 मीटर ऊंचाई पर है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर यह है वहाँ पर पर्वतों की ऐसे श्रेणियाँ बनी हुई हैं ऐसे ऐसे करके, जिसे फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके माना जाता है। जो LAC है वो यहाँ से होके गुजर रही है, यानी इसके इधर चाइना है, इसके इधर इंडिया है। ध्यान दीजिएगा, चाइना का यहाँ पर जो है मतलब 8 पर छोटा बंकर अपना बना हुआ है, यानी कि चाइना ने फिंगर 8 पर अपने सैनिकों के लिए रहने के लिए छोटा बंकर यहाँ बनाया है, या यूँ कहें कि कुछ टेंट वगैरह यहाँ पर बनाए हुए हैं। इंडिया जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ले करके यहाँ तक पेट्रोलिंग करती है, फिंगर 4 तक, है ना। और चाइना वाले भी पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये लोग लाइन 8 को क्रॉस कर लिए, समझिएगा बात इंपॉर्टेंट है, अगर ये लोग लाइन मतलब फिंगर 8, ये फिंगर 8 को क्रॉस कर लिए तो फिर इनकी मजबूरी ये है कि इनकी गाड़ी गाड़ी कहीं घूम नहीं सकती है। जो रास्ता है बहुत सकरा है, गाड़ी घूम ही नहीं सकती है। अब गाड़ी नहीं घूमेगी तो जाहिर सी बात है कि इनको अपनी गाड़ी ले करके ऐसे स्थान पर जाना पड़ेगा जहां से इनकी गाड़ी घूम जाए। समझ रहे हैं बात? तो ये जो फिंगर 2 है, फिंगर 2 पर मतलब चौड़ा रास्ता है। तो ये जब इस पे घुस जाते हैं तो फिर इनको फिंगर 2 तक आना ही पड़ता है वापस जाने के लिए। क्लियर है? और कोई उपाय नहीं है इनके पास। अगर फिंगर 8 को क्रॉस कर गए तो इनको वापस अगर जाना है तो फिंगर 2 तक आना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी नहीं घूम सकती है।
इतना सकरा रोड है। यहाँ तक समझ में आ रही बात। और जब कभी ऐसा होता है कि इधर के लोग भी गश्त करने जा रहे हैं और इधर के लोग भी गश्त करने यहाँ आ गए, अब ऐसा रोड है जहाँ पर न इसकी गाड़ी साइड ले सकती है न इसकी गाड़ी साइड ले सकती है, दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए अक्सर यहाँ पर लड़ाई होती है, झड़प होता है। तो चाइना को ये है कि अगर हमारा यहाँ तक हो जाए तब हम अपनी गाड़ी जो है घुमा लेंगे आसानी से। तो इस बार क्या हुआ है कि जब हम लोग गश्त करने जा रहे थे तो वो लोग पहले से यहाँ पर आकर के बैठे हुए थे, बोले कि यहाँ तक हमारा है। समझ पा रहे हैं बात अब? ये जो झील है ये एक लैंडलॉक नदी, मतलब उस तरह की नदी नहीं है कोई, मतलब जिसका नाम हो कोई फेमस नदी है, वैसे ही लैंडलॉक्ड है, मतलब कि वो नदी कहीं सागर वगैरह में जाके नहीं मिलती है, लैंडलॉक्ड है। उसी का ये बेसिन क्षेत्र है, ठीक है। और जो रामासर साइट होता है वो बेसिकली जो वेटलैंड होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। तो इसको अभी तक रामासर साइट में जो है नहीं शामिल किया गया है, पंगोग झील को। और ना ही ध्यान देंगे ये किसी खास नदी से जुड़ रहा है, ये मतलब कि लैंडलॉक नदी का एक बेसिन है। तो यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो पहला, यह सिंधु नदी के बेसिन क्षेत्र का एक हिस्सा है, ये गलत है। एक लैंडलॉक नदी है, उसके बेसिन क्षेत्र का हिस्सा है, उसका कोई विशेष नाम नहीं है। दूसरा बोलता है झील एक रामसर साइट है, तो ये भी गलत है ना। इस प्रकार अगर आप समझें तो यहाँ पर डी फॉर डॉग, मतलब न तो एक न तो दो, आंसर सही होगा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में खबरों में दिखे बासु चटर्जी कौन थे? देखिए, आप इम्तिहान में आपके एक सवाल जरूर ऐसा पूछता है कि फला मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, है ना, या किसी पर्सनालिटी के बारे में फिल्मों से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है, ठीक। अब आप यहाँ समझिए बात मेरी कि वो जो इस साल न्यूज़ में रहेगा उसी से क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मूवी उठा के आपसे पूछ लेगा या कोई भी धारावाहिक उठा के पूछ लेगा या किसी रैंडम डायरेक्टर या राइटर का नाम पूछेगा। जो लोग न्यूज़ में होते हैं उन्हीं को पूछा जाता है। और ऐसे लोग न्यूज़ में हो जिनका प्रधानमंत्री स्तर के लोगों ने बात की हो, चर्चा की हो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नो डाउट इसका आंसर फिल्म मेकर है ना, पहला ऑप्शन सही है। लेकिन इस पे और जो सवाल आपके इम्तिहान में पूछेंगे उसको देख लीजिए। समझ लें हम बासु चटर्जी जो है का जन्म 1930 में हुआ था और 1970-80 के दशक में ये बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी और ये बासु चटर्जी, ये 3 लोग बड़े ही जो है उस समय के फेमस डायरेक्टर और राइटर हुआ करते थे। कौन कौन? बासु चटर्जी तो ये है ही है, इसके अलावा 2 और थे, बासु भट्टाचार्य और अभिजीत मुखर्जी, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर, सॉरी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य इनके अलावा। तो बासु चटर्जी जो है 1930 से 2020 तक, यानी 2020 में इनकी मृत्यु हुई है अभी कल। तो प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। अब प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है तो जाहिर सी बात है अब इनसे जुड़े हुए जो कार्य थे वो इम्तिहान में पूछने की संभावना बन जाती है। तो इनके द्वारा जो फिल्मों को डायरेक्ट किया गया था, लिखा गया था, मतलब राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे।
पहले छोटे छोटे जो है पहले छोटे छोटे नाटक किया करते थे, बाद में ये लोग मूवी में आए और फेमस मूवी है ये सब इनकी, है ना। छोटी सी बात, चित्तचोर, रजनीगंधा, एक रुका हुआ फैसला, ये 4 इनके महत्वपूर्ण मतलब फेमस मूवीज़ रही हैं। और 2 टीवी धारावाहिक, सीरियल नहीं होता है जो धारावाहिक आता है, ये ब्योमकेश बख्शी, ये बड़ा ही फेमस धारावाहिक था, ठीक है, ब्योमकेश बख्शी। इस पर अभी मूवी भी बनी थी ब्योमकेश बख्शी पर, ठीक है। तो ब्योमकेश बख्शी और रजनी, ये दोनों इनके बड़े फेमस जो है टीवी धारावाहिक थे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि बासु चटर्जी का इस साल निधन हुआ है, तो इनसे ये सवाल आपके इम्तिहान में उठ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि इंडिया के किस अनुच्छेद के तहत इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा का उल्लेख किया गया है। देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक याचिकाकर्ता ने अपील किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी कि इंडिया और भारत 2 नामों से जो मतलब संबोधित किया जाता है हमारे देश को, उसमें इंडिया शब्द नहीं होना चाहिए। उसमें कहा गया कि जैसे अमेरिका है या कोई भी नाम ले लीजिए, दुनिया का कोई भी नाम, जैसे मेरा नाम राधा कृष्ण है, तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में राधा कृष्ण को कुछ और बोल सकते हो। आपका नाम मान लो जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप का नाम हिंदी में कुछ है तो अंग्रेजी में कुछ और होगा, है ना। पूरी दुनिया में भी यही है। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सबका जो नाम है, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे चाइनीज में हो, चाहे तमिलनाडु मतलब चाहे जिस भी भाषा में हो, नाम जो होता है वो सेम टू सेम रहता है। लेकिन भारत के संदर्भ में अंग्रेजी में इंडिया लिखा जाता है, हिंदी में भारत लिखा जाता है। संविधान निर्माताओं ने इंडिया और भारत दोनों दिया था, तो उसके पीछे उनका कुछ मकसद रहा होगा। मकसद क्या था उसको तो अभी यहाँ चर्चा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। बस इतना समझिए कि भारत की जो पहचान थी वो भारत से कम इंडिया से ज़्यादा लोग जानते थे। जैसे देखिए ना, गाँव में कुछ लोग होते हैं, जैसे देखिए कोई चुनाव लड़ता है तो फलाना फलाना उर्फ फलाना लिखता है ना। वो उर्फ क्यों लगाता है आगे? क्योंकि जो उसका मुख्य नाम होता है उससे लोग उसको नहीं जान रहे होते हैं। उसका बुलाने वाला नाम होता है, उससे लोग जान रहे होते हैं। तो जब उसके बुलाने वाले नाम से ज़्यादा लोग उसको जानते हों तुलनात्मक रूप से उसके असली नाम से, तो उस इंसान को मजबूरी में अपना दोनों नाम इस्तेमाल करना पड़ता है कि मैं फलाना सिंह फलाना फलाना उर्फ फलाना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जैसे उपनाम होता है ना, किसी का नाम है राकेश सिंह उर्फ डब्बू लिखा हुआ है, मतलब डब्बू नाम से हर कोई जानता है उनको, लेकिन राकेश सिंह उनका असली नाम है। तो राकेश सिंह नाम से कम लोग जानते हैं, तो क्या करेंगे, वो दोनों नाम अपना लिखेंगे, राकेश सिंह इन्वर्टेड कामा में डब्बू, है ना। क्यों? क्योंकि लोग उसी नाम से जान रहे होते हैं उनको। तो यही हाल भारत का था। भारत हमारा पुराना नाम था, भारतवर्ष, भारत जो भी कह लें, हिंदुस्तान। तो हमारे जितने पुराने नाम थे उन सारे पुराने नामों से पूरी दुनिया में लोग नहीं जानते थे। पूरी दुनिया में लोग इंडिया नाम से जानते थे, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत को मतलब फेमस करने के लिए अंग्रेज ही हैं, मतलब ठीक है। तो इंडिया को पूरी विश्व पटल पर रखने के लिए भारत को उसको जोड़ना पड़ा। पहले ही हमारे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज, ये दैट इज का साइन होता है, इंडिया दैट इज
भारत। ठीक, आगे बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज ए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए, आगे मैं यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ कि क्या होता है संघ, क्या होता है अविनाशी राज्य, विनाशी राज्य क्या होता है अविनाशी संघ क्या होता है, आपका आभासी संघ क्या होता है जिसे क्वाजी फेडरल कहा जाता है, वो सब चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। बस इतना यहाँ पर देखिए कि इंडिया दैट इज भारत है ना, दो नाम है। तो याचिकाकर्ता ने जो है बोला कि दो नाम नहीं बल्कि केवल एक नाम भारत रखा जाए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस चीज को गृह मंत्रालय को दे दिया जाए और गृह मंत्रालय इस बात पर निर्णय ले, या गृह मंत्री जो है वो अपने पूरे कैपेसिटी में ये निर्णय ले कि क्या होना चाहिए, भारत से काम उसका चल जाएगा या इंडिया लगाना अभी भी आवश्यक है। जब आपका नाम, दोनों नाम लोग जान गए, जैसे राकेश सिंह डब्बू मैंने बोला, तो अगर लोग दोनों नाम जान गए तो आप अपना उपनाम हटा भी सकते हैं। ठीक है, आगे चल करके। तो यहाँ पर अब लोग भारत जान भी गए हैं, है ना। तो अब ये निर्णय गृह मंत्रालय पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया कि एक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक तरह की समिति बना करके गृह मंत्रालय के अंदर, और वो निर्णय ले इस पर कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है वो हमारे पहले ही संविधान में लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए ना, कभी भी जब आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या बताते हैं? अपना नाम ही बताते हैं। तो वैसे जब पूरे देश के लिए संविधान का निर्माण किया गया तो सबसे पहले अपना नाम ही बताएंगे। सबसे जो पहला अनुच्छेद होगा इस प्रकार, उसी में नाम लिखा है, तो ये अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना EPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कि जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको कुल मिलाकर के आप समझिए जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट पर, उसको वो 2 भागों में मतलब तोड़ सकता है। कुछ ऐसा समझिए कि वो अपने पेंशन को के कुछ भाग को, जो लंप सम अमाउंट उसे मिल रहा है, उससे आप समझिए ऐसे कि जब रिटायर होता है तो एक लंप सम अमाउंट मिलता है, जैसे 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और उसके बाद एक महीने की पेंशन बनती है, ऐसा होता है। तो EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी न्यूज़ में ये बोला कि हम लोग 868 करोड़ पेंशन अभी जारी किए हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और ध्यान दीजिएगा, फरवरी में EPFO ने एक अधिसूचना जारी की थी कि पूर्ण पेंशन बहाली होगी, है ना। और ये बात समझिए कि एक और चीज़ जो बोली गई है, अच्छा इसको समझ लीजिए पहले कि जैसे मान लीजिए 2000 कोई वर्ष, मान लो किसी वर्ष कोई रिटायर होता है, तो वो रिटायर होने के बाद अपने जो पेंशन है उसको कम्यूट कर सकता है या कंप्यूट कर सकता है। ठीक, कंप्यूट करने का मतलब होता है कि जो पेंशन पा रहा है उसमें का कुछ पोर्शन वो कंप्यूट कर देगा
तो क्या होगा कि वो एक निश्चित समयावधि के बाद एक लंप सम अमाउंट पाएगा। समझ रहे हैं? तो मान लीजिए आपका मतलब पेंशन 5,000 है, आपने इसका कुछ भाग कंप्यूट कर दिया, ठीक। अब इसका कुछ भाग अगर आपने कंप्यूट कर दिया, मान लो 1,000 कंप्यूट कर दिया, तो 15 साल बाद क्या होगा? 15 साल बाद आप फिर से एक मुश्त राशि निकाल सकते हैं, ठीक। बोलता है कि 15 साल बाद आप 1/3 निकाल लोगे। रिटायरमेंट के 15 साल बाद जो यहाँ पे कंप्यूटेड राशि हुई है, 1,000 रुपये मान लो हर महीना आपने कटाया था, और उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से भी वैसे ही पैसा उसमें उतना ही जितना आप कटाएंगे उतना वो भी पैसा जो है देता रहेगा, और 15 साल में कुल मिलकर के ये एक बड़ा सा अमाउंट हो जाएगा। जब ये बड़ा सा अमाउंट हो जाएगा तो बोलता है कि उसका 1/3 आप 15 साल बाद निकाल सकते हैं। बाकी जो 2/3 है, वो 2/3 क्या होगा कि आपका जो वेतन, जो आपका पेंशन था, उस पेंशन में लाइफ टाइम इसका कुछ भाग ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि फिर आपका पेंशन जो है काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग डबल के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिक इसका फंडा। तो अभी जो है सरकार सामान्य तौर पर 15 साल बाद होता है, ठीक है। यानी कि जो 2015 में रिटायर हुआ होगा उसका 2020 में लगेगा ये वाला स्थिति। लेकिन अभी सरकार ने एक सूचना जारी की, बोला कि 26 सितंबर 2008 से पहले के जो लोग भी रिटायर, चाहे जो लोग रिटायर हुए हैं 26 सितंबर 2008 के पहले, उन सबको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं बात आप? तो इसलिए न्यूज़ में है। यानी कि अब जो 2008 में जो है रिटायर हुआ है और 2020 में अगर ये फैसिलिटी पा जा रहा है तो 12 साल में पा गया। समझ रहे हैं बात? तो ये है कहानी। तो यहाँ पर अगर आप और ये जो मतलब EPFO है, ये श्रम मंत्रालय का एक बॉडी है, श्रम मंत्रालय का, ठीक है। ये चाहे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, चाहे एम्प्लॉय पेंशन की स्कीम हो, कैसे उस पर योजना बनाना है, वो सारा काम EPFO करता है। क्लियर है? तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहला बोलता है कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों के अनुसार एक EPFO सदस्य जो 26 सितंबर 2018 से पहले सेवानिवृत्त हुआ है, उसे पेंशन का अधिकतम 1/3 हिस्सा एक मुश्त के रूप में मिल सकता है। लाइन सही है। दूसरा बोलता है EPFO श्रम मंत्रालय के तहत एक संगठन है जो EPF और EPS योजनाओं का प्रबंधन करता है। दोनों सही है इस प्रकार। तो अगर आप समझें तो C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद इम्पॉर्टेंट। यकीन मानिए कोई भी इम्तहान आप देने जाएंगे, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। GS का एक प्रश्न इस टॉपिक से फिक्स है, कोई भी इम्तहान देने जाएंगे। और इस टॉपिक को मैं इस पर एक और वीडियो अलग से बनाऊंगा। कल मैं आपको दूंगा एक और वीडियो इस पर अलग से, है ना। वो है बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी से एक क्वेश्चन आता है, तो कल मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो बेरोजगारी के सारे सिद्धांतों को कवर करेगा। आज वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो अभी न्यूज़ में है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उसको सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जो है पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे किया। पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे किया यानी जिसे आप आवधिक श्रम बल संरक्षण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो PLFS किया गया, तो उसका मतलब जो सर्वे किया गया, तो उसका जो रिजल्ट आया है उसके बारे में सुनिए क्या कहा गया है। और आपको हो सकता है हंसी भी आए, हो सकता है दुख भी हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है कैसा आप इसको ले रहे हैं,
ठीक है। अगर हम मान लें कि टोटल 1000 लोग हैं, टोटल 1000 लोग हैं, तो बोला सरकार ने कि 2000 मतलब पिछले साल 1000 लोगों में से 61 लोग बेरोजगार थे केवल, और इस साल घट करके 58 लोग हो गए, यानी 3 लोगों को और नौकरी मिल गई है प्रति 1000 में से। ये पहला आंकड़ा है, ठीक है। दूसरा सुनिए क्या कहता है कि महिलाओं में अगर कुल 1000 महिला हैं तो 1000 महिलाओं में से 57 महिला जो है पहले बेरोजगार थी और अब केवल 52 महिला ही बेरोजगार है पिछले साल से तुलना में इस साल। बोलता है कि पुरुषों में अगर मान लो 1000 पुरुष हैं तो बोलता है 1000 पुरुष में से पहले पिछली साल 62 पुरुष बेरोजगार थे, इस साल 60 पुरुष केवल बेरोजगार हैं, यानी 6.2% से घट करके 6% हो गया है। आगे बोलता है कि शहरों में बेरोजगारी ज़्यादा थी। बोला पिछली साल शहरों में बेरोजगारी 7.8% थी, मतलब 100 लोग 1000 लोग अगर शहर में थे तो 1000 में से 78 लोग बेरोजगार थे, लेकिन इस साल घट करके 77 लोग हो गए हैं, यानी कि 1% की कटौती हुई है। लेकिन खास बात ये बोलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, बोलता है ग्रामीण क्षेत्र में अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से केवल 53 लोग 5.3% केवल 53 लोग बेरोजगार थे, और इस साल केवल 50 लोग बेरोजगार हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी 3 लोगों को नौकरी मिल गई, अधिक लोगों को, ठीक है। इसके अलावा एक और है, बोला कि ओबीसी कैटेगरी में जो ओबीसी कैटेगरी में जो लोग बेरोजगार थे उनका परसेंट 6% था, यानी कि 1000 में से 60 लोग बेरोजगार थे ओबीसी में। बोलता है कि पिछली साल, और इस साल घट करके 59 हो गया है, यानी 5.9 हो गया। बोलता है SC/ST में मामला अलग हो गया है। बोलता है कि SC में 6.3% था पहले, और इस साल बेरोजगारी बढ़ करके 6.4% हो गई है, और ST में 4.3% था बेरोजगारी और बढ़ करके वो 4.5% हो गया है। यानी कि 1000 अगर SC थे तो 1000 SC में से 63 बेरोजगार थे पिछली साल, इस साल 64 लोग बेरोजगार हो गए हैं। पिछली साल अगर 1000 ST थे तो उसमें 43 लोग बेरोजगार थे, इस साल 45 लोग बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। यानी कि जितना आंकड़ा जारी हुआ है उसमें बेरोजगारी दर SC/ST में बढ़ गया है। तो आपके इम्तहान में ये सवाल सीधा पूछ सकता है, ऐसे दे देगा कथन 1, SC/ST के क्षेत्र मतलब SC/ST में बेरोजगारी दर घट गया, जनरल OBC में बेरोजगारी दर बढ़ गया, ठीक है, ऐसे दे देगा। तो आपको ये जानना है कि SC/ST में बेरोजगारी दर बढ़ा है, बाकी सब जगह आप देखेंगे बेरोजगारी दर घटा है ना। और बोलता है कि 15 से 29 साल की आयु के जो नवयुवक हैं, बोलता है कि पहले उनमें 17.8% बेरोजगारी थी और अब 17.3% बेरोजगारी है। मतलब कि अगर 15 साल से 29 साल के 1000 लोग हैं तो उसमें से 178 लोग पहले बेरोजगार थे पिछली साल, और इस साल बेरोजगार केवल 173 लोग हैं। समझ रहे हैं बात आप? अब आपको ये सब आंकड़े सरकार द्वारा बताए गए हैं तो सुनना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इम्तहान के लिए। बाकी हकीकत आपको पता है कि क्या है। तो कल की जो एक क्लास होगी उस पर मैं आधे घंटे का एक क्लास लूँगा बेरोजगारी पर, और उसमें मैं आपको ये बताऊँगा
कि आखिर में बेरोजगारी को कैसे कैलकुलेट करती है सरकार, जिससे कि देश में इतने बेरोजगार हैं और उनको बेरोजगार दिखते ही नहीं हैं, है ना। उनको केवल इतने कम बेरोजगार दिख रहे हैं। अगर इतने कम बेरोजगार होते तो शायद कोई तकलीफ ही ना होता, है ना। आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे प्रैक्टिकली। गांव में 1000 लोग रह रहे हैं, 1000 लोगों में से 60 लोग या 62 लोग 65 लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो चल जाता समाज। तो सरकार कैसे आंकड़े निकालती है कि ये सब जो है पूरा आदमी सबको रोजगार में दिखा दे रही है। 1000 में से 940 लोगों को रोजगार में दिखा दे रही है, तो मतलब 1000 में से 940 क्या 942 लोगों को रोजगार में दिखा दे रही है। तो अब 942 लोग 1000 में कैसे रोजगार कर रहे हैं, वो निकालते कैसे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बोलता है कि भारत की बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.1% की तुलना में सुधर कर 5.8% हो गई। तो 6.1% की तुलना में 5.8% हो गई, तो सही है। दूसरा बोलता है महिलाओं की बेरोजगारी 5.7% से 5.2% तक हो गई है, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी 6.2% से 6% तक रह गई है, ठीक है। तो ये देखिए, महिलाओं में 5.7 से 5.2, पुरुषों में 6.2 से 6% तक। क्लियर है। तो दोनों लाइन सही है, इसलिए आप C फॉर कैट इसका आंसर लगा सकते हैं। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर दिया हुआ है गावी वैक्सीन अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान दीजिएगा कि अभी एक सम्मेलन हुआ, गावी वर्चुअल समिट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के, जिसमें सारे देश के प्रमुख लोग जो है भाग लिए थे, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। वर्चुअल समिट आभासी होता है, मतलब ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो इस बार जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं, सारे समिट, सारे सम्मेलन, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले ये समझते हैं कि गावी है क्या, और फिर समझेंगे कि इस बार जो सम्मेलन हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक। तो देखिए, गावी जो है वैक्सीन, मतलब एक वैक्सीन अलायंस है, मतलब कि जो कमज़ोर देश हैं, गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, वहाँ तक उनके नागरिकों तक वैक्सीन पहुँच सके, किसी भी बीमारी का, किसी भी संक्रमण का वैक्सीन पहुँच सके, ये सुनिश्चित करना गावी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो गावी एक तरह का वैक्सीन अलायंस है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP। पब्लिक मतलब सरकारें भी शामिल हैं, प्राइवेट मतलब निजी संस्थाएं भी शामिल हैं, दोनों मिलकर के जो है गरीब देशों तक टीकाकरण पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। जो दुनिया की हेल्थ की सभा है उसके द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा इसको दिया गया है, ठीक। और इसमें अगर आप देखें तो कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन है इस पार्टनरशिप में, तो सारे विकासशील देश लगभग हैं। WHO है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, वैक्सीन उद्योग है, पूरी दुनिया का वैक्सीन उद्योग है, तमाम टेक्निकल एजेंसियां हैं। ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, आपको याद होगा, BMGF, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, जो WHO का सबसे बड़ा दानदाता बनने वाला है। तो ऐसे और तमाम प्राइवेट एजेंसियां इसके साथ हैं, ठीक है। तो ये गावी क्या है समझ में आ गया। बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो
वैक्सीन बनाती है और वैक्सीन को गरीब देशों तक पहुंचाती है, विकासशील देशों तक पहुंचाती है। ठीक है, हर साल इसका सबमिट होता है, समिट मतलब सम्मेलन होता है। इस साल सम्मेलन इसका जो है वर्चुअल हुआ है। वर्चुअल मतलब आप समझ पा रहे हैं, नेट से हुआ है। उसमें इस साल जो निर्णय लिया गया है वो गावी कोवैक्स AMC, ध्यान दीजिएगा, गावी कोवैक्स AMC बनाने का निर्णय लिया गया है। गावी कोवैक्स AMC बनाने का निर्णय लिया गया है। ये बेसिकली कोविड-19 का वैक्सीन है। ठीक है, इस पर $2 बिलियन के उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया जा रहा है। $2 बिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, जिसमें भारत ने $15 मिलियन, बिलियन नहीं, $15 मिलियन देने का वादा किया है। मतलब नरेंद्र मोदी ने इसको जो है, प्रधानमंत्री ने जो है हमारे घोषणा की कि भारत इसमें 15 मिलियन देगा। समझ आ गई बात? तो अगर आप यहाँ देखें तो बोलता है गावी एक वैक्सीन अलायंस सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है जिसका लक्ष्य गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना है। तो सही है। अगला है विश्व स्वास्थ्य सभा में गावी को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, ये भी सही है। तो दोनों सही होने के कारण सी सही है। तो आप जो है आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल आपको 2 क्लास मिल जाएंगी, एक बेरोजगारी पर मिल जाएगा और एक करंट का मिलेगा। तो तैयार रहिएगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया, आप समझ पा रहे हो अगर तो थोड़ा सा लेट हो गया है। कल से समय से अपने सारे वीडियो आपको मिलेंगे। धन्यवाद।